एपिसोड 4 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट पैसे कैसे कमाती है और उन पैसों को स्पेंड कहाँ करती है, और हमने देखा था कि इतना ज्यादा टैक्स पे करने के बाद एक आम आदमी को आखिर मिलता क्या है। What is the India's rank on globally multiple indexes? In this episode 5, we are going to discuss about wealth inequality in India. कैसे टॉप 1% people 40% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और कैसे बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 3 से 6% की वेल्थ होती है। ज्यादातर अमीर लोग अपनी वेल्थ को बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से बनाते हैं, और इंडिया में एक कॉमन इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होता है। ये कानून असल में गरीब किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आया गया था, ताकि उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ना आए। लेकिन इंडिया में आज के टाइम पे बहुत सारे अमीर लोग भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। इसका बेसिक मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है। एक अमीर बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेगा, फिर एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन किया जाता है। कुछ केसेस में अमीर लोग अपने इनकम को क्रॉप रेवेन्यू के रूप में दिखा देते हैं, जैसे मैंगो, फ्लावर या डेयरी प्रोडक्ट्स की सेल्स। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पे ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। और इसी लूपहोल का इस्तेमाल करके बहुत सारे अमीर लोग करोड़ों रुपया भी कमाते हैं और उन इनकम को कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम दिखाएं और उस पर 0 टैक्स दे, जबकि एक नॉर्मल सैलरी कमाने वाला एम्प्लॉय के पास ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं होते। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड बेच के उस प्रॉफिट से दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदता है तो उसको कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना है। तो सवाल ये है, क्या वाकई में गरीब किसान इस चीज से फायदा उठा रहे हैं, या वो लोग एक्चुअली में फायदा उठा रहे हैं जिनके पास करोड़ों के फार्म हाउस हैं और जो खुद खेती नहीं करते लेकिन अपने आप को किसान बताते हैं। और दूसरी तरफ जो असली छोटे गरीब किसान हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आज भी कर्ज के तले दबे हुए हैं। हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बिटवीन 1995 से लेकर 2014 के अराउंड 2,96,438 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। 2014 से लेकर 2022 के बीच 1,04,74 किसानों ने अपनी जान दे दी। सिर्फ 2022 में 11,290 किसानों ने अपनी जान दी है। 2023 में 10,786 किसानों ने अपनी जान दे दी। 2024 में 10,546 किसानों ने अपनी जान दे दी। बहुत सारे रिसर्चर मानते हैं कि रियल नंबर इन ऑफिशियल डेटा से भी ज्यादा हो सकता है। बट इन सुसाइड के पीछे मेजर रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेजरली ये है कर्ज का बहुत ज्यादा होना और रीपेमेंट का प्रेशर, डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट मनी लैंडर्स जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने दिए हुए लोन पे, फसलों का खराब होना, बेकार गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फार्मर्स को सपोर्ट ना करना, करप्शन, एंटी फार्म्स लॉ, फसलों का कम दाम मिलना, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, पर्सनल एंड फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम। एक तरफ कुछ लोग हैं जो एग्रीकल्चर से ही करोड़ों रुपया कमा के उस पर कोई टैक्स नहीं देते, उसी देश में दूसरी तरफ सिस्टम के प्रेशर में आके हजारों किसान अपनी जान दे रहे हैं। एंड वन ऑफ द कॉमन रीजन इज नॉट एबल टू रीपे द लोन। इस देश में बड़े कॉर्पोरेट्स के लाखों करोड़ माफ कर दिए जाते हैं। इस देश में बड़े कॉर्पोरेट्स का लाखों करोड़ लिया हुआ लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन एक किसान के द्वारा लिया गया लोन उसको अपनी जान देके चुकानी पड़ती है। उसके लिए कोई लोन की माफी नहीं। अब बात कर लेते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी की। डू यू नो, इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन देश का लगभग 40% वेल्थ को कंट्रोल करता है। टॉप 10% पॉपुलेशन देश की लगभग 65% वेल्थ को कंट्रोल करती है, जबकि बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास देश का सिर्फ 3 से 6% वेल्थ है। ये दिखाता है कि देश की एक छोटी सी पॉपुलेशन के पास वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन के पास वेल्थ का सिर्फ छोटा सा हिस्सा। ये फिगर्स वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस और ऑक्सफैम की रिपोर्ट पे आधारित है। आप वेल्थ इनइक्वालिटी का ग्राफ देख सकते हैं। टॉप 1% और बॉटम 50% के बीच का गैप कितना ज्यादा बड़ा है और समय के साथ ये गैप लगातार कैसे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज देश में जो वेल्थ इनइक्वालिटी का सिचुएशन है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी नहीं था। आज के टाइम पे ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी हो गया है। जस्ट इमेजिन, वी आर द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी का गैप लगातार बढ़ते ही जा रहा है। सवाल ये है कि पूरा देश अमीर हो रहा है कि कुछ गिने चुने लोग? आज देश में इनइक्वालिटी का मुद्दा सिर्फ इकोनॉमी का नहीं बल्कि सोशल स्टेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी मुद्दा बन गया है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। जीडीपी तो ठीक ठाक है, बट व्हाट अबाउट पर कैपिटा इनकम? जब इतना ज्यादा इनइक्वालिटी हो, फूड क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी खराब हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेकार हो, करप्शन एंड सिस्टम फेलियर हो, इसके बावजूद भी हैवी टैक्स देना पड़ रहा है और इतना टैक्स देने के बावजूद भी लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, तो इसका असर देश के टैलेंटेड लोगों पे भी देखने को मिलता है। इसी वजह से हर साल लाखों की तादाद में लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। एपिसोड 6 में हम देखेंगे कि लास्ट 10 साल में कितने लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी और सिटीजनशिप छोड़ने के पीछे मेन रीजन क्या है और ये नंबर हर साल बढ़ता क्यों जा रहा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, क्योंकि एपिसोड 6 में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।